कांग्रेस वाले बजट का विरोध करे, समाजवादी विरोध करे, लालू जी विरोध करे, ममता जी विरोध करे तो समझ में आता है। इस बजट का विरोध तो भक्त मंडली कर रही है। 10-20-50 उद्योगपति बड़े हो जाए, बाकी के सारे भीख मांगने के कंडीशन में आ जाए तो ही इस देश में सही में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अब भक्तों को थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू हो गई है कि भाई इकोनॉमी एक तरफ, धर्म एक तरफ, सारा का सारा नारंगी चश्मे से धर्म भी देखोगे, समाज व्यवस्था भी देखोगे, राज व्यवस्था भी देखोगे, न्याय व्यवस्था भी देखोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप ना तो सेविंग करो, ना ज्वेलरी खरीदो, ना घर खरीदो, ना म्यूचुअल फंड्स खरीदो, ना पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, सबके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, देना पड़ेगा। और टैक्स देने का ये हालत हो गई है कि अब मिडिल क्लास के उन लोगों को समझ में आ गया कि भैया हम तो लूट गए। नमस्कार, मैं हिंदराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी। अविनाश काकड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंद वॉइस पे और लोग आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछूंगा, बजट आने के बाद कई दिन हो गए हैं बजट आए हुए, अब लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं ग्राउंड पर बात कर रहा हूँ। जो लोग पहले मोदी सरकार के हर बजट को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, वो कहते हैं कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हद हो गई है, इससे अच्छा बजट तो पुरानी सरकार का था। हम लोग को उससे जितना टैक्स वसूला जा रहा है कि भाई विकसित देशों में भी इतना टैक्स देते हैं, वहां पे सुविधाएं जो मिलते हैं वो तो हमें नहीं मिलती। कई सारे बड़े गोदी मीडिया के एंकर वो भी कह रहे हैं कि भैया टैक्स तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हमें कनाडा जैसी मेडिकल सर्विसेज मिल रही हैं, क्या हॉस्पिटल स्कूल एजुकेशन मिल रही है, क्या हमें रोड उतने अच्छे मिल रहे हैं, क्या सरकार हमारी उतनी हेल्प कर रही है, तो फिर हमें टैक्स इतना वसूला क्यों जा रहा है हमसे। मतलब वो लोग जो कहते थे 500 रुपए का पेट्रोल मैं खरीद लूंगा और वोट दूंगा मैं इसी सरकार को, वो कह रहा है कि भाई अब मैं साइकिल ही चला लूंगा, वही ठीक है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मोह भंग हो गया है, या वाकई लोगों की आंख खुल गई है, या एक समाज को जिसे कहते थे कि वो सो रहा है वो जाग गया? क्या चीजें हुई हैं काकड़े जी, आप बताएं। जी नमस्कार। क्या है, कांग्रेस वाले बजट का विरोध करे, समाजवादी विरोध करे, लालू जी विरोध करे, ममता जी विरोध करे तो समझ में आता है। इस बजट का विरोध तो भक्त मंडली कर रही है। आपको पता है वो तिहाड़ी जो पत्रकार है वो भी माखौल उड़ा रहे, मतलब मोदी बजट का वो मजाक उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो गया। देखो ये बजट एक तो अडानी अंबानी के लिए है या तो फिर रेवड़िया बांटने के लिए है। इसके इकोनॉमी ग्रो होगी, इकोनॉमी को कोई सपोर्ट मिलेगा, ये सब इस बजट का उद्देश्य ही नहीं है और इनका भी उद्देश्य नहीं था। सच बात तो बीजेपी सरकार या आरएसएस की सरकार का भी उद्देश्य नहीं था। उन्होंने पहले ही वी फाइंड आवर नेशनहुड डिफाइंड इस किताब में, गोलवलकर की किताब है, उसमें लिखा है कि 10-20-50 उद्योगपति बड़े हो जाए, बाकी के सारे भीख मांगने के कंडीशन में आ जाए तो ही इस देश में सही में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अब ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते थे, जिनके कंधे पर हिंदू राष्ट्र की सारी धुरा थी, वो भक्त परिवार अब कह रहा है कि हम टैक्स तो यूरोप और अमेरिका जैसा देते हैं और हमको सर्विस अफगानिस्तान जैसी मिलती है। भाई अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है यार, और आप भी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। जब मुस्लिम राष्ट्र में धर्म सर्वोपरि है, धर्म के लिए सब कुछ है, सजा भी धर्म के हिसाब से होगा, रूल्स रेगुलेशन भी धर्म के हिसाब से होंगे, न्याय व्यवस्था भी धर्म के हिसाब से होगी, तो फिर वो भी यहाँ वही चीज यहाँ अगर आ रही है तो आपको फिर रोने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग उस पर क्रिटिसाइज करें, उस पर बात करें तो समझ में आता है, मगर सुधीर चौधरी जैसे लोग, गब्बर सिंह जैसे ट्विटर लोग, ऐसे कई ट्विटर के नाम मैं जानता हूं जो भक्तों के लिए भक्त होकर कुछ भी कहने को तैयार थे। जैसे आपने बताया 500 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल भरेंगे, 2000 नहीं 5000 का सिलेंडर खरीदेंगे, मगर मोदी को ही वोट देंगे। वो भी लोग आज चिल्ला रहे। उसका कारण है कि मिडिल क्लास का एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। जिस मिडिल क्लास के व्यक्ति ने अपना घर 2002 के यानी 2001 के बाद खरीदा होगा, 2003 में खरीदा होगा 25 लाख में, और वो घर अब अगर वो 1 करोड़ रुपए में बिकता है तो पहले पुराने मेथड में उसको टैक्स लगता था, जो 20% टैक्स था वो पुराने मेथड में लगता था 3,43,000। कितना लगता था? 3,43,000। आज के नए मेथड में जो टैक्स 12.5% किया, कैसी जगलरी करती है निर्मला बाई देख लो।
ये एक सरकार ही पूरी जगलरी की सरकार है। तो इन्होंने टैक्स कितना किया, पहले 20% था, अब 12.5% टैक्स कर दिया, मतलब कम किया। मगर अब टैक्स देना पड़ेगा 9,38,000, पहले देना पड़ता था 3,43,000, अब देना पड़ रहा है 9,38,000, 3 गुना से ज्यादा टैक्स हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसमें डिडक्शन जो मिलता था, इन्फ्लेशन रेट का जोड़ के डिडक्शन मिलता था। 25 लाख का घर, फिर उसमें जो इन्फ्लेशन हुआ उसको कीमत को मिला के होता था 82,88,000, और उसका कैपिटल गेन होता था 17 लाख के ऊपर। तो 17,14,000 का जो कैपिटल गेन था उस पर टैक्स लगता था 3,43,000। अब इन्होंने क्या किया, वो डिडक्शन इन्फ्लेशन सब बंद। अब सीधा सीधा 25 लाख का घर 1 करोड़ में बेच रहे हो क्या, तो 75 लाख रुपए आपको 75 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 12.5% से, और वो टैक्स हो गया 9,38,000। बढ़िया। अब भक्तों को थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू हो गई है कि भाई इकोनॉमी एक तरफ, धर्म एक तरफ, सारा का सारा नारंगी चश्मे से धर्म भी देखोगे, समाज व्यवस्था भी देखोगे, राज व्यवस्था भी देखोगे, न्याय व्यवस्था भी देखोगे, तो तुम्हारी ऐसी तैसी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सबसे ज्यादा कौन मरेंगे इसमें? वही लोग मरेंगे जो मोदी लोदी चिल्ला रहे थे, क्योंकि गरीबों को तो रेवड़ी कोई छीन नहीं सकता। मोदी की भाषा में, मेरी भाषा में, वो उनका अधिकार है, वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। क्योंकि आपने, आपकी व्यवस्था ने, आपके विधि विधान के कारण वो गरीब रह गए हैं। क्योंकि एक क्लास को आप लूटने दे रहे हो। एक क्लास की, जो कोरोना चल रहा था उस वक्त उनकी प्रॉपर्टी 10-10 गुना बढ़ गई। लोगों को खाने के लाले थे, मरे हुए कुत्ते रास्ते पर खा रहे थे, मुंबई से पटना दिल्ली पैदल आ रहे थे। ऐसे लोग इकोनॉमिकल खत्म हो रहे थे, उनके पास की अर्थव्यवस्था कुछ नहीं बची थी। उस वक्त अडानी अंबानी की प्रॉपर्टी 10 गुना से ज्यादा बढ़ रही थी। अब ये नए इसमें क्या हुआ, अब बताता हूँ कि आपको सैलरी आ गई, सैलरी में से 30% तो आपका टैक्स डिटेक्ट हो गया। मतलब 1 लाख की सैलरी आई, 70,000 आपके हाथ में आएगा, 30,000 उन्होंने काट लिया। उसके बाद में आपने स्पेंड करना, खर्चा करना शुरू कर दिया, तो बेसिक खर्चे के ऊपर 12% टैक्स। उसके बाद में काइंड्स ऑफ फैंसी आइटम, थोड़े फैंसी आइटम के ऊपर 18% टैक्स, और वेरी फैंसी आइटम पर 28% टैक्स। मतलब आप ये समझ लो कि 30% पहले कट गया, फैंसी आइटम खरीदोगे तो 28% हो गया, इसका मतलब 58% टैक्स हो गया। अब तो अगर तुमने सेविंग करने की हिम्मत की है, ये इस वक्त सबसे कम सेविंग हो रही है। हमारा देश आजाद हुआ जब से लेकर अब तक, मिडिल क्लास जो सेविंग करता था, जिसके द्वारा बैंक के पैसे लूटे जाते थे, ये बहुत अच्छा हो गया कि अब कहां से लूटेंगे, पैसे ही नहीं है। सारे बैंकों में पैसे गरीब आदमी जमा करता था, किसान जमा करता था, और मिडिल क्लास जमा करता था। लूटने का परमिशन मोदी ने किसको दिया था? उन उद्योगपतियों को दिया था जो बिना मॉर्गेज रखे, बिना कोई गारंटी, एडजस्टमेंट करके सारा बैंक का पैसा निकाल के लूट के भाग जाते थे। अब उनका क्या हो गया, सेविंग खत्म हो गई। और सेविंग पे भी जब तुम्हारा कुछ आएगा, मतलब आप बॉन्ड खरीदो, आपने अगर खरीदा है बॉन्ड, तब भी आपकी वही हालत होगी। आपने अगर बॉन्ड के जगह पर शेयर खरीदे, तब भी आपकी हालत वही होगी। आपने अगर शेयर के जगह और कुछ खरीदा, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट रखा आपने, तब भी हालत आपकी वैसी होगी, आपके ऊपर टैक्स पड़ेगा। और वो टैक्स कितना है? 20% टैक्स है, आपके ऊपर जाएगा। तो भाई आप ना तो सेविंग करो, ना ज्वेलरी खरीदो, ना घर खरीदो, ना म्यूचुअल फंड्स खरीदो, ना पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, सबके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, देना पड़ेगा। और टैक्स देने का ये हालत हो गई है कि अब मिडिल क्लास के उन लोगों को समझ में आ गया कि भैया हम तो लूट गए। आप देखिए बजट में क्या क्या हरकतें हुई। ये जो बता रहे थे ना, मोदी जी का एक भाषण पुराना 2013 का निकाल लीजिए। उस भाषण में वो बोल रहे कि ये देश शिक्षा पर 20% खर्चा करता है, ये देश शिक्षा पर 22% खर्चा करता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री 7% का सपना दिखाते मगर प्रॉमिस करते 4% खर्चा करते हैं। आज कितना खर्चा हो रहा है? 2.5%। मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो या आज भी विरोधी पार्टी के नेता हो, क्या हो, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट हुआ है, वो बजट, कुल बजट है 48,20,512 करोड़ रुपए का, और हमारा शिक्षा पर खर्चा हो रहा है 1,20,627 करोड़।
इतना ही शिक्षा पर खर्चा हो रहा है, मतलब हो रहा है 2.5% खर्चा। सेहत की तो उससे भी बुरी हालत है, 90,558 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, ये होता है 1.88%। उसी वक्त चाइना में 2019 में जिस वक्त हमारा बजट 28 लाख करोड़ रुपए था, उस वक्त हम शिक्षा पर खर्चा कर रहे थे 4%, और चाइना उस वक्त जो 28 लाख करोड़ रुपए हमारा बजट था, चाइना शिक्षा पर खर्चा कर रहा था 29,50,000 करोड़। आप लाला के दिखाना चाहते हो चाइना को? आप चाइना को 56 इंच का सीना दिखाना चाहते हो? आपके बजट से ज्यादा खर्चा करता था वो। अमेरिका को आप समझाना चाहते हो? अमेरिका का आपका दोस्त है डोनाल्ड, डोनाल्ड के अमेरिका में शिक्षा का बजट था 88.66 लाख करोड़। ये अमेरिका का स्वास्थ्य बजट है, शिक्षा बजट चाइना का, स्वास्थ्य बजट इनका। आप देख लीजिए कि क्या हालत है। और हमारे यहाँ क्या हालत हो गई है कि हम अब शिक्षा के किताबों पर भी, शिक्षा के ड्रेस पर भी, शिक्षा के सारे इस पर भी टैक्स लगा रहे। हमारा टैक्स का इनकम सोर्स क्या है सरकार का? तो सबसे बड़ा सोर्स है इंपोर्टेड गुड्स पर हम टैक्स लगा रहे हैं, सबसे बड़ा। जीएसटी से ज्यादा आईजीएसटी का हमारा इनकम ज्यादा है, क्योंकि देश में उत्पादन कुछ नहीं हो रहा है। ये जो मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया क्या क्या कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल ला रहे हैं चाइना से, उनको एफडीआई यहाँ दे रहे हैं, उनके मजदूरों को यहाँ वीजा दे रहे हैं, क्योंकि अडानी को चाहिए। अडानी यहाँ बैटरियां बनाना चाहता है, अडानी यहाँ मोबाइल बनाना चाहता है, तो मोबाइल का रॉ मटेरियल जो है आता है चाइना से, वो यहाँ फिक्स करना है खाली। तो असेंबल्ड करके देश को डिक्लेयर कर दिया, वो भी चाइना की फ्रेंचाइजी हो गई हमारा देश, और हमारा देश विकसित हो रहा है। ये बताने की बात जो है वो खाली भाषणों में है। जैसे ये भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, 22% शिक्षा का खर्च, 20% शिक्षा का खर्च, 2.5% इनसे नहीं हो रहा है। हम देश को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, देश में हम जो भी है, मोदी है तो मुमकिन है, सारे जगह डंका बज रहा है, तो डंका ये बज रहा है। आपका डंका इस लेवल पर पहुंच गया है कि अब मिडिल क्लास, आपकी भक्त मंडली आपको गाली देना शुरू कर दी है। और मोदी जी, खाली भक्त मंडली गाली नहीं दे रही है, आपके पार्टी के अंदर के लोग भी गाली दे रहे हैं। कितने सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कितने सारे सांसद मिल जाएंगे कि वो मेरे पर्सनल मित्र है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर उन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने आरएसएस का तो भट्टा बैठा दिया है, हमारा भी भट्टा बैठ गया। किस मुंह से हम लोगों के पास जाएंगे? गांव में अगर जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो लोग गाली देते हैं, मुंह पर गाली दे रहे हैं आज लोग। मोदी भी चेहरा छुपा के भाग रहे, मोदी भी कोई चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। आपने देखा कहीं मोदी को अभी बात करते हुए? मोदी चुप रह सकते हैं क्या? हर बात पे तो बोलने के लिए सामने आ जाते हैं। अब क्यों नहीं बोल रहे? बजट पर क्यों नहीं बोल रहे? इस देश की जो लूट हुई उसमें क्यों नहीं बोल रहे? उत्तर प्रदेश का जो हालत हो गई है उसमें क्यों नहीं बोल रहे? उत्तर प्रदेश में अगड़ा पिछड़ा हो गया, इन्होंने हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, योगी ने अगड़ा पिछड़ा कर दिया। योगी ने बता दिया कि केशव प्रसाद मौर्य की औकात स्टूल पर बैठने की है, गद्दी पर बैठने की नहीं है। स्टूल पर बैठा दिया। अमित शाह या मोदी कुछ भी चाहे कि उनको हम राजगद्दी दे दे, मगर नहीं देंगे। उसका कारण है कि अब बीजेपी के पास में जो वोट बैंक बचा है वो है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और थोड़ा सा कायस्थ, बस इतना ही बचा है। बाकी वोट बैंक इससे सारा भग गया। इनके जो लोग जीत के आए वो भी अगड़े जीत के आए, पिछड़े का इनको सपोर्ट नहीं बचा है। और ये करना चाहते हैं, पिछड़े का सपोर्ट केशव प्रसाद मौर्य को आगे करना चाहते हैं, तो योगी ने बता दिया ये नहीं चलेगा, वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये जो कांशीराम का नारा था, अब वो नारा योगी लगा रहे। अब बताइए। लेकिन एक बात तो बताएं सर, इसके बाद भी ये सारी चीजें अगर जनता को पता चल गई है तो सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे लोग? क्यों विरोध नहीं हो पा रहा? क्यों चीजें उस तरह से नहीं की जा रही? जैसे पहले अगर जरा सा पैसा बढ़ जाता था तो जो उस वक्त का विपक्ष था वो रोड पर उतरता, कोई चूड़ी दिखाता, कोई सिलेंडर के नाम से मशहूर है, लेकिन विपक्ष ग्राउंड पर नहीं है। और अगर विपक्ष नहीं है हमारे जी, विपक्ष नहीं है हमारे देश में। सच बात मान लो कि विपक्ष नहीं है, अब जनता विपक्ष है। जो कुछ जीते हैं ना, वो अखिलेश जी हो या कांग्रेसी हो या बाकी और भी जो जीते होंगे, वो जनता ने जीता है, उन्होंने नहीं जीता है। अदरवाइज मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं कई बार कांग्रेस में चर्चा कर चुका हूं
उन्होंने जब एक सवाल किया, उनका भी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझसे सवाल किया था, बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अविनाश, अचानक जुडिशियरी ये कांग्रेस के विरोध में कैसी होगी, आरएसएस की कैसी हो गई? तो मैंने बोला कि मैंने 2 लोगों के आपके फोटो समेत भेजा था आरएसएस में ध्वज वंदना करते हुए। जो आरएसएस है ध्वज वंदना करती है यहाँ से, वो भगवा ध्वज है, उसको ये यहाँ छाती पर लगाकर ध्वज वंदना करती है। मैंने एक आरएसएस वाले से पूछा कि छाती पर क्यों लगाते हैं? हम तो मंदिरों में जाते हैं, हमारे झंडे के सामने जाते हैं तो ऐसे नमस्ते करते हैं, सर झुका देते हैं। तो बोले देखो, तुम्हारी धर्म हो, तुम्हारा झंडा हो, तुम्हारे भगवान हो, उनकी औकात हमारे कंधे इतनी है, इसलिए हम कंधे से नमस्ते करते हैं, मस्तक हमारा है। ये जो दिमाग उनका है वो बताने का वो बार बार प्रयास करते हैं। आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, क्योंकि वो आपके देश की कानून व्यवस्था को, कायदे को नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बोलते हैं गुलामों को हिसाब देने वाले हम कौन होते हैं? हम गुलामों को व्यवस्था नहीं देंगे, हिसाब नहीं देंगे, हम मालिक हैं इस देश के। वो बार बार बताने का प्रयास करते हैं। हमारे लोग जो है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी के लोग हो, वो समझते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भैया हम देश के मालिक हैं। नहीं हो, जब से ये चल रहा है देश के मालिक कोई और बन बैठे हैं, हम खाली उनका खिलौना बन बैठे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे, ऐसी एक याचिका अरविंद धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह नाम के 2 जजों के सामने इंदौर कोर्ट में आई। और इंदौर कोर्ट में याचिका लगी थी 19 सितंबर 2023 को, पुरुषोत्तम गुप्ता नाम के एक रिटायर अधिकारी ने लगाई थी। इसको रिजेक्ट करना चाहिए था, याचिका को बाहर कर देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कुछ बैन जो था 50 साल पहले लगा, उसको मिनिफाइड कर दिया था इन्होंने, इनको कम से कम करवा दिया था। मगर नहीं, उनको भी हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है उनके दिमाग में फिट, वो एजेंडे पर चलना था। तो ये धर्माधिकारी महोदय और गजेंद्र सिंह, एक ब्राह्मण एक ठाकुर, दोनों ने एक आदेश पारित कर दिया कि भाई अब जमाते इस्लामी से जुड़े लोग नहीं जा सकेंगे, मगर आरएसएस से जुड़े लोग सरकारी नौकरी में रह सकते हैं। तो ये 7 मामले, एक मामला नहीं है, ये 7 मामले चंद्रचूड़ जी के सामने आए हैं और वो उसकी सुनवाई करना चाहते हैं। ये जो हमारे हर चीज में, जुडिशियरी में हो, नौकरशाही में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, हर चीज में हम जो धर्म घुसेड़ देते हैं, धार्मिक आस्था घुसेड़ देते हैं, उसके कारण अफगानिस्तान बनने का खतरा है। ये बार बार मैं बोलता हूँ कि राज्य व्यवस्था अलग है, सुव्यवस्था अलग है, शिक्षा अलग है, कानून व्यवस्था अलग है, न्याय व्यवस्था अलग है, स्वास्थ्य व्यवस्था अलग है। सबको आप धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते, मगर ये धर्म के चश्मे से देखने वाली जमात जब वहां बैठ जाती है तो ऐसे निर्णय आ जाते हैं। और ऐसे निर्णय आने के कारण हमारे देश में ये जो असंतोष बढ़ते जा रहा है, आप देख लीजिए, हमारा गुस्सा है सरकार के प्रति, सरकार के विरोध में, मगर हम गुस्सा आपस में निकालते हैं। कहीं भी ऑटो फोड़ दिया, कावड़ियों ने पकड़ के दुकान फोड़ दिया, किसी बच्चे को मार दिया, किसी के ठेला तोड़ दिया। अरे तुम्हारा गुस्सा सरकार के प्रति है कि सरकार ने तुम्हें इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है, या ना तुम्हारे पास करने के लायक कुछ है, ना पढ़ने के लायक कुछ है, ना सुधरने के लायक कुछ बचा है, तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। ये गुस्सा सरकार के प्रति है ना, सरकार ने ये व्यवस्था लाए, तो आपने सरकार से निपटने की बजाय आपस में निपटना शुरू कर दिया। और यही चाहती है आरएसएस की, बीजेपी की सरकार, कि आपस में लड़ मरो, हमारे विरोध में मत आना। हमारे विरोध में आए तो आप गद्दार होंगे, देशद्रोही होंगे, आपको पाकिस्तान भेजेंगे, आपको अफगानिस्तान भेजेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी बहादुर आरएसएस की सेना जो 24 घंटे में तैयार होती है, अफगानिस्तान चली जाए और अफगानिस्तान को हिंदू राष्ट्र बना के दिखाए, तो मानूंगा मैं कि आपके इतने करोड़ स्वयंसेवक है। लेकिन जो वो अखंड भारत का नक्शा मैं बार बार सोशल मीडिया पर देखता हूँ, उन संघ से जुड़े लोग जो फॉरवर्ड करते हैं या पोस्ट करते हैं, उसमें अफगानिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसको तो अखंड भारत का हिस्सा वो बताते ही हैं। तो आप तो हिंदू करो ना उनको, इनको सबको अफगानिस्तान भेजो, उनको बताओ कि तालिबानियों को समझाओ, नहीं तो अपने डंडे से पीट पीट कर उनको हिंदू बनाइए। आप में अगर हिम्मत है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमारे कंधे पर हथियार मत रखिए, हमारे कंधे पर बंदूक मत रखिए। हम हिंदू है, हम ब्राह्मण नहीं होना चाहते, हिंदू तो है ही हम। मगर आपको अगर हिंदू बनाना है तो सारे अफगानी पठानों को आप ब्राह्मण बनाइए, हिंदू बनाइए, वहां जाके शांति से समझाइए या लठ लेके समझाइए। आप तो बहुत ट्रेंड हो भाई,
फौज से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हो आप, फौज से ज्यादा बहादुर लोग हो। मोदी जी कहते थे कि व्यापारी फौज से ज्यादा बहादुर होता है, तो उन व्यापारियों को भी वहां भेजो, क्योंकि पैसे की जरूरत होगी, आपके डंडे वाले वहां जाएंगे तो खाना पीना पैसा लगेगा, तो आपके व्यापारियों को भी अफगानिस्तान भेज दो और आपके सारे डंडे वालों को वहां भेज दो। हमको चाहिए अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू उनको बना के हमको उस हिंदू राष्ट्र में रहने का और जीने का सौभाग्य आपके द्वारा प्राप्त हो, यही अपेक्षा मैं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने भी बजट पे बताया कि बजट पे लोगों का क्या हाल है, लोग अपना गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं, चिढ़े हुए हैं सरकार से लेकिन गुस्सा कहीं और निकल रहा है। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्दी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।